मतलब आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो अवतल वाला पढ़ा था, उस अवतल वाले में 6 स्थितियां थी और 6 के 6 स्थिति हम लोगों ने डिटेल से पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के सिर्फ 2 स्थितियां होती है। जब हम बचपन में थे, पढ़ाई किया करते थे, हमको लगता था भैया दुइये काहे होता है, उसमें 6 था तो इसमें इतना भेदभाव काहे लिए। तो देखिए, उसके पीछे लॉजिक है बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा। अगर हम इस दर्पण को ध्यान से देखें तो ये दर्पण है हमारा उत्तल दर्पण, और इस उत्तल दर्पण का जो सर्कल होगा वो इधर की तरफ कहीं कंप्लीट होगा, है ना। और हम लोगों ने पढ़ा है सर्कल जिधर की ओर कंप्लीट होता है उसका फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या उधर ही होती है। यानी ये है इसका ध्रुव। सर्कल इधर कंप्लीट होगा तो इस गोले का केंद्र यहाँ कहीं होगा, है ना, यहाँ कहीं होगा मान लो। तो हम बोलेंगे जो गोले का केंद्र होता है उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव का बिल्कुल आधा क्या होता है, फोकस। तो यहाँ कहीं इसका फोकस होगा। अब देखिए, सर्कल इधर कंप्लीट हो रहा है तो वक्रता केंद्र और फोकस कहाँ चला गया, इधर की तरफ चला गया। किधर की तरफ चला गया, जिधर एरिया है पेंट हुआ। अब इधर का हिस्सा पेंट हो रखा है, मतलब अगर हम इधर कोई भी वस्तु रख देंगे तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। यानी अगर आप किसी शीशे के पीछे तरफ जाके खड़े हो जाएंगे तो क्या आपका इमेज बनेगा, आपका फोटो नहीं बनेगा। इसी तरीके से पेंट किए हुए हिस्से के पीछे चले जाएंगे अगर हम, तो हमारा फोटो नहीं बनेगा। तो जब फोटो नहीं बनेगा तो मतलब इन सभी स्थितियों के मामला पहले ही क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से नुल हो चुके हैं। अब देखिए, सामने अगर हम खड़े होंगे तब तो हमारा दर्पण के सामने क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला तरीका क्या है, हम अनंत से प्रकाश किरणों को लेकर के चले आएँ। कहाँ से लेकर के आए, अनंत पर। हम मान लें कि जो वस्तु हमारी रखी है वो कहाँ रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है। और अनंत से हम वस्तु से चलने वाली किरणें लेकर के आए और तब प्रतिबिंब बना ले। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, अनंत और इस ध्रुव के बीच में आप कहीं भी रख दीजिए, क्योंकि इसमें न तो फोकस है न तो वक्रता केंद्र है ना। तो सबसे पहली स्थिति क्या हो जाएगी हमारी, अनंत से हम प्रकाश किरणों को लेकर के आएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो लेकर के आओ भैया मुख्य अक्ष के समांतर। और हमें पता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। ये देखो, परावर्तित हो गई। अब ये परावर्तित होकर के या तो फोकस से जाती है अवतल दर्पण वाले में, और उत्तल वाले में क्या होगा, फोकस से जाती हुई भैया प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल रही है लेकिन फोकस से, और जहां दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर हमारा क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। इस स्थिति में जरा देखना, जो प्रतिबिंब है हमारा वो कहाँ बना, जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखे थे, अनंत पे। तो प्रतिबिंब जो हमारा बना है वो बना है फोकस पर। ये तो हम पीछे वाले में भी पढ़े थे कि अगर अनंत से किरणें लेकर के आएंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब इसकी बात आती है प्रकृति कैसी है इसकी प्रकृति कैसी है। तो एक बात बताओ बेटा, इन किरणों को हम लोग डॉट डॉट लाइन से मिला रहे हैं, और मैंने बताया था कि जिन किरणों को हम लोग डॉट डॉट लाइन से मिलाते हैं वे किरणें क्या होती हैं, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, प्रकृति में सीधे होते हैं। यानी ये प्रतिबिंब आभासी और कैसा होगा, सीधा होगा बेटा, ठीक है। और इसका आकार कैसा होगा, तो आकार देखो बिल्कुल फोकस पे ही कट रहा है, मतलब कैसे आकार का होगा, बिंदु आकार का होगा, बिंदु आकार का, बिल्कुल छोटा होगा। या ऐसे भी आप जान सकते हो कि परावर्तक पृष्ठ की ही ओर अगर बन जाए, परावर्तक पृष्ठ के दूसरी तरफ बन जाए, ये रहा परावर्तक पृष्ठ, इसके पीछे तरफ अगर प्रतिबिंब बन जाए, या सीधे शब्दों में कहें दर्पण के पीछे अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी और सीधा। फोकस पे ही बना हुआ है, मतलब ये किस आकार का होगा, बिंदु के आकार का होगा। तो पहली स्थिति हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, दूसरी स्थिति में देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि वस्तु हमारी कहाँ रखी हुई है, अनंत और फोकस के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं रख दिए, तो तरीका तो वही है। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें कहाँ से निकल जाती हैं, फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। ये देखो, ये फोकस से कहाँ होगी, जाती हुई प्रतीत होगी। और दूसरी किरण लगा देते हैं हम लोग वक्रता केंद्र वाला। ये देखो, यहाँ पे इसका कहीं वक्रता केंद्र होगा। एक किरण जो वक्रता केंद्र से जाती है, जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। देखो, इसी मार्ग पे जाएगा और इसी मार्ग पे लौट जाएगा। लेकिन इसके पीछे की घटना क्या है, हम लोग इमेजिन करेंगे कि अगर ये परावर्तक पेंट ना होता तो ये कहीं ऐसे जाती हुई हमें लगती, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, डॉट डॉट से मिला दिया। जहां पर ये दोनों किरणें मिली है ना, यहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आप देख सकते हो ये प्रतिबिंब बना कहाँ है, P और F के बीच में। तो आप बोलोगे जो प्रतिबिंब की स्थिति है
जो हमारा प्रतिबिंब बना हुआ है वो प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, P और F के मध्य बना हुआ है, ठीक है। और इसका प्रकृति कैसा है, तो प्रकृति अभी हमने लिख दिया आपके लिए, डॉट डॉट लाइन से मिला हुआ है, इसका मतलब कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। इसी के साथ में इसका आकार कैसा होगा, तो आप देख सकते हो बेटा वस्तु आपकी बड़ी है और प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है, यानी वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की केवल 2 ही विधियां क्यों होती है, 2 के अलावा स्थितियां काहे नहीं होती हैं। तो आप दे सकते हो रीज़न, क्योंकि इधर की तरफ ना तो इसका फोकस होता है ना वक्रता केंद्र होता है, तो स्थितियां कहाँ से लाएंगे हम लोग, है ना। 2 ही स्थिति ला सकते हैं, एक अनंत से ला सकते हैं और दूसरा अनंत और P के बीच में कहीं भी रख दीजिए। यहाँ रखा है मैंने, तब प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, हम यहाँ 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 कहीं भी रख देंगे, अनंत और फोकस के बीच में इसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, P और F के बीच में ही बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। एक मजेदार बात आप देखिए, दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, सीधा बना हुआ है, आभासी बना हुआ है और साथ ही आकार में कैसा बना हुआ है, छोटा बना हुआ है, इसलिए इसका उपयोग बहुत मायने रखता है। अब हाले हम पढ़ लेते हैं इन दर्पणों के उपयोग, समतल के, अवतल के और उत्तल के। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब हम एक एक करके इन दर्पणों का उपयोग देख लेते हैं। शुरुआत में सबसे पहले हमने पढ़ा था समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः हम लोग अपने घरों में कहाँ करते हैं, अपना खूबसूरत सा चेहरा देखने के लिए करते हैं, है ना। अब कुछ लोगों को लगता होगा यार हम खूबसूरत नहीं है, खुद को ऐसी फीलिंग आती होगी। असल में दुनिया में देखिए लगभग लोगों की परेशानी यही होती है कि जब वो शीशे के सामने खड़े होते हैं तो उनको लगता है कि दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान हम ही है, मतलब भगवान हमारे साथ इस तरीके की जाति काहे किया है, हम इतने अच्छे क्यों नहीं हैं जैसा बाहर वाला है। ये दिक्कत हमें नहीं है, असल में हम अपने अंदर की खूबसूरती को हम खुद ही पहचान नहीं पाते और हम दूसरे की लोगों से कंपेयर करके खुद को दुखी कर लेते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ ध्यान केंद्रित करते हैं पढ़ाई पे। देखो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है चेहरा देखने में, आपका सुंदर सा प्यारा सा चेहरा देखने में। वहीं पर अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, ये बड़ा खास है, और उत्तल वाला, इनका दोनों का उपयोग बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग पहला होता है सेविंग दर्पण के रूप में। क्यों सेविंग दर्पण के रूप में होता है, क्योंकि यह चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ बड़ा बनाता है सर, तब बनाता है जब हम वस्तु को कहाँ रख देते हैं, आपको अगर याद होगा अवतल दर्पण में हम लोग कहाँ रखते थे, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते थे हम लोग वस्तु को, तो इसका बड़ा प्रतिबिंब बनता था। इसलिए इसका उपयोग कहाँ होता है, सेविंग दर्पण के रूप में होता है। और कहाँ होता है सर, आँख कान नाक गला के जो डॉक्टर होते हैं, इन सभी डॉक्टरों को यहाँ पे देखने में बड़ी दिक्कत होती है। इस दुविधा की समाप्ति के लिए, और भैया छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए उनको उसका बड़ा प्रतिबिंब देखना पड़ेगा, और बड़ा प्रतिबिंब बनाने में सहायता कौन करेगा, यही तो करेगा। दर्पण के सामने ही बनता था और उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता था, ठीक है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए डॉक्टर लोग इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि इनके अंदर आँख कान नाक गले इन सभी के अंदर जितनी भी समस्याएं हों उनको आसानी के साथ देख सकें और आपको ठीक कर सकें। सौर भट्टियों में होता है इसका उपयोग प्रकाश को केंद्रित करने में। देखिए आजकल एक केतली टाइप का सिस्टम आ गया है, केतली टाइप का सिस्टम आ गया है। इस केतली टाइप के सिस्टम के ऊपर एक ढक्कन टाइप ऐसे लगा होता है जिसपे ब्लैक कलर की परत चढ़ी होती है, लेयर चढ़ी होती है। अब इस पर जो सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश जब आता है तो ये जो दर्पण है ये किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल का। अवतल दर्पण की खास बात क्या होती है, समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, केंद्रित कर देता है एक जगह पर। और बहुत सारी प्रकाश किरणों को जब एक जगह पे केंद्रित कर देता है तो यहाँ पे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, और ऊष्मा की वजह से इसके अंदर रखे हुए जो भी सामान होते हैं वो क्या होते हैं, पक जाते हैं या बनने लगते हैं। इस तरीके के बर्तनों का उपयोग सामान्यतः हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे धूप निकलती हो, है ना। अगर धूप नहीं निकलता तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मान लीजिए आप किसी सामान को रखे बनने के लिए, धूप ही नहीं है तो सौर ऊर्जा की लाइट नहीं आएगी, तो फिर इसके अंदर बनने वाले खाने गड़बड़ हो जाएंगे। और इनके अंदर हम लोग कुछ खास चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकते जो आप लोगों को बहुत पसंद होगा। जैसे आप इसके अंदर बर्गर, चाट, चाउमीन, फुल्की वगैरह नहीं बना सकते। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि इनमें हम उन्हीं चीज़ों को रख सकते हैं, फ्राई करने वाला ऑप्शन अपने पास नहीं है। इसमें यहाँ पर रखे, पकाए और काम सीधा निपटा दिए, है ना। इसी तरीके से हम लोग इसका उपयोग करते हैं टेबल लैंपों में, शेडो में। टेबल लैंपों में इस्तेमाल होता है, ना कि स्ट्रीट लाइटों में, ये ध्यान रखिएगा। टेबल लैंप का काम क्या होता है, टेबल लैंप का काम होता है छोटे एरिया में प्रकाश को देना। आप बैठ के पढ़ रहे हो, है ना,
आप बैठ के पढ़ रहे हो, मान लो मेज के ऊपर आप बैठे हो और आप बैठ के पढ़ रहे हो मेज पे, ओके। आप मेज पे अपनी किताबें रखे हो, तो यहाँ पे आप लगाते हो एक टेबल लैम्प। इस टेबल लैम्प की जो लाइट होती है वो यहीं पर आती है, ताकि आप इसको आसानी के साथ पढ़ सकें। ऐसा होता कैसे है, तो देखिए ये दर्पण उपयोग करेंगे, है ना। बल्ब को लगा देंगे इसके कहाँ पे, फोकस पे। बल्ब को कहाँ लगा देंगे, फोकस पे। फोकस पे लगा देंगे और फोकस से चलने वाली किरणें क्या होती हैं, फोकस से जाने वाली किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और जब समांतर हो जाएंगी तो ये लाइट एक खास एरिया पे बहुत ज़्यादा प्रकाश दिखाएगी, जिसकी वजह से पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और कहाँ उपयोग किया जाता है, तो इसी गुण की वजह से टार्च में, मोटर कार में, इंजन की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, इन सभी की जो लाइट होती है आप देखो सीधे बहुत दूर तक जाती है। तो ये सेट कहाँ करते हैं, देखो जो भी लाइट वगैरह होती है गाड़ी वगैरह की ना, आगे इसे लगा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं बल्ब लगा देंगे। तो बल्ब क्या है, इसके फोकस पे लगा हुआ है। फोकस से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो जाके टकराएंगी परावर्तक पृष्ठ से, और परावर्तक पृष्ठ बना हुआ है समतल दर्पण का। तो परावर्तक पृष्ठ से जब टकराएंगी, फोकस से निकल रही है, तो फोकस से निकलने वाली किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इस तरीके से ढेर सारी यहाँ से समांतर किरणें निकलेंगी, और ये समांतर किरणें क्या होंगी, बहुत दूर तक के एरिया को देखने में क्या करेंगे, सहायता कर देंगी। इसलिए हम लोग टार्च, मोटर कार, इंजन की हेडलाइट वगैरह में क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अब बारी आती है उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में हम लोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण यानी पीछे देखने वाले शीशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, किसका, उत्तल का। उसके पीछे का लॉजिक क्या है सर, उसके पीछे का लॉजिक ये है, क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा जो उत्तल दर्पण है हमारा, ये किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि दो ही स्थितियाँ होती हैं, एक होती है तो अनंत से लेकर के चले आओ तब भी उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। दूसरा, अगर हम इस वाले दर्पण में अनंत और उसके फोकस के बीच में कहीं भी रख देंगे वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो इसलिए हम लोग जो शीशा है उसमें इसी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो पीछे आने वाली गाड़ियाँ हो उसका इमेज इसमें बन सके। समतल दर्पण का इसलिए नहीं करते क्योंकि समतल दर्पण में किसी वस्तु का इमेज पूरा बनाने के लिए हमें पता है वस्तु की ऊंचाई का आधी ऊंचाई का दर्पण लेना पड़ेगा। यानी अगर 10 फीट का ट्रक आ रहा होगा तो हमें 5 फीट का शीशा चाहिए उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। अब सोच करके देखो, बाइक के हैंडल में अगर 5 फीट का शीशा लटका देंगे तो बाइक कहाँ चल पाएगा, उलट जाएगा बेचारा, वहीं पर धराशायी हो जाएगा। और वहीं पे अवतल का इस्तेमाल काहे नहीं करते गाड़ी के अंदर, उसके पीछे का भी लॉजिक है। गेस करिए कि अगर आपके गाड़ी के अंदर अवतल दर्पण का शीशा लगा हुआ है, अवतल दर्पण में कितनी स्थितियां हैं, 6 स्थितियां, 6 अलग अलग स्थितियों पे 6 अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। मान लीजिए जब वस्तु बहुत दूर है, अनंत पे है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बिंदु के आकार की बिल्कुल वस्तु दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे ही वस्तु थोड़ा और आगे बढ़ेगी, अनंत और वक्रता केंद्र यानी आपकी गाड़ी की तरफ और आगे बढ़ेगी, तो वहाँ आ जाएगी, तो गाड़ी के टायर ऊपर दिखाई देगा, छतरी नीचे दिखाई देगी, गाड़ी काफ़ी छोटी दिखाई देगी। और जैसे आगे बढ़ेगी अचानक से गाड़ी बड़ी होने लगेगी, और आगे बढ़ेगी और बड़ी हो जाएगी, और जैसे ही पहुंचेगी और एकदम पास में अचानक से सीधी होकर के खूब बड़ी दिखाई देने लगेगी। तो इससे दिक्कत हो जाएगा, जो बेचारा गाड़ी चला रहा होगा वो डर जाएगा कहीं भूत प्रेत तो नहीं आ गया पीछे से, गड़िया सब उलट पलट जा रहा है जी, चक्का कभी ऊपर हो जा रहा है, कभी नीचे हो जा रहा है, कभी बड़ा कभी छोटा हो जा रहा है, इससे दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये दर्पण भी लगाना गाड़ी में बेकार था। तो फिर लगाया किसको जाए, इसको लगाया जाए, क्योंकि ये वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। पता चला हाथी भी बड़ा सा आ जाएगा, उसका भी छोटा प्रतिबिंब बना देगा, ट्रक आ जाएगा उसका भी छोटा प्रतिबिंब बना देगा, और वो प्रतिबिंब आसानी के साथ बाइक में दिख जाएगा। अब एक खास बात और है कि वो सीधा बनेगा, इसकी वजह से जो बाइक चला रहा होगा बेचारा वो आराम से देख पाएगा कि हाँ पीछे कौन आ रहा है, उसको जाने दे, है ना। इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और स्ट्रीट लाइट में अभी आपने बताया सर कि यहाँ पे जो है टेबल लैंप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो स्ट्रीट लाइट में फिर इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक है बेटा, इसका एरिया हमको बहुत छोटे एरिया में प्रकाशित करना होता है। स्ट्रीट लाइट क्या करता है, बाजार के अंदर लगे हुए स्ट्रीट लाइट बहुत दूर एरिया में प्रकाश फैलाते हैं, और दूर एरिया में प्रकाश फैलाने के वजह से हम लोगों को किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, इसका। अब ये दर्पण क्या करता है, इसका नाम है अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण का काम ही है लाइट को फैला देना। तो आप देखते हो कि स्ट्रीट लाइट वगैरह में क्या होता है, लाइट बहुत दूर तक फैल जाती है, उसका कारण क्या है, ये वाला दर्पण, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। तो बेटा अगला जो टॉपिक है हमारा वो बेहद खास है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल लगते हैं, और जो बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझते ना, वो न्यूमेरिकल लगाते समय दुखी बैठे रहते हैं, उनको लगता है सर ये क्या हमारे साथ जाती हो रही है ना। तो आपके साथ वो ज्यादती ना हो जाए, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा इसको।
टॉपिक का नाम है हमारा गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। असल में ये चिन्ह परिपाटी करती क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, इन सभी के लिए एक खास तरीके की परिपाटी बनाई गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये चिन्ह परिपाटी है, या इसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी भी कहा जाता है। इसमें है क्या, कुछ नहीं है, बिल्कुल 9th क्लास में जितना आपने मैथ में पढ़ रखा है। इस वाली लाइन को अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं यक्ष अक्ष। क्या बोलते हैं बेटा, एक्स अक्ष बोलते हैं, है ना। मैं यहाँ भी लिख भी देता हूँ, ये वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, यक्ष अक्ष बोलते हैं। और इस वाली लाइन को अगर मैं यहाँ से टच करता हुआ बिल्कुल निकाल के ले जाऊँ तो आप बोलोगे सर जी ये वाली लाइन तो वाई अक्ष हो गई, मज़ा आ गया। बिल्कुल, ये वाली लाइन क्या हो गई, वाई अक्ष हो गई। आप दोनों दर्पण यहाँ बना सकते हो, मैंने एक बनाया हुआ है, आप दोनों दर्पणों के लिए समझ सकते हो। इवन ये लेंस में भी काम आएगा आपके लिए, ठीक है। देखना, इस दर्पण का जो सारा कलाकारी होगा वो इधर की ओर होगा। इस दर्पण की सारी कलाकारी कहाँ होगी, इधर की ओर होगी। और इस दर्पण की सारी कलाकारी कहाँ होगी, इधर की ओर होगी, है ना। इसकी सारी कलाकारी किधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी। और इस वाले की कहाँ होगी, इधर की। तो इस वाले दर्पण को हम लोग बोलते क्या है सर, अवतल बोलते हैं। और इस वाले को क्या बोलते हैं, उत्तल बोलते हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। 2-4 नियम छोटे छोटे वो आप जान लीजिए। जब भी हम किसी दूरी को नापेंगे, तो हमेशा कहाँ से नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। तो पहला पॉइंट क्या करेंगे, सभी दूरी कहाँ से नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से। सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, ध्रुव से मापते हैं। चलो बढ़िया, सभी दूरियों को कहाँ से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। और अगला पॉइंट क्या आता है सर, अगला पॉइंट क्या आता है बेटा, आपको याद होगा दर्पण में पीछे क्या किया रहता है, पेंट किया रहता है। सही बात है, बोलोगे हाँ सर पेंट किया रहता है पीछे, कल ही किया है तभी तो दर्पण है। इस वाले दर्पण में इधर की ओर पेंट किया रहता है। कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी यहाँ तक किसी को, उम्मीद है नहीं होगी, है ना। तो अब होता क्या है, प्रकाश किरणें जो आप भेजोगे, प्रकाश किरणें किधर से लेके आओगे, इधर से लेके आओगे तभी तो फायदा है। इधर से लेके आओगे भैया टकरा के लुल्ल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इधर से लाओगे तभी तो परावर्तन की घटना होगी। तो जो भी प्रकाश किरणें हम लेकर के आएंगे वो हमेशा कहाँ लेकर के आएंगे, बाईं ओर से लेकर के आएंगे। कहाँ से लेकर के आएंगे, बाईं ओर। दर्पण की बाईं ओर हमेशा हम कहाँ रखेंगे, वस्तु को रखेंगे, ठीक है। ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है कि हमेशा बाईं ओर ही रखेंगे। दर्पणवा अगर हम घुमा देंगे, इस वाले दर्पण को ऐसे घुमा देंगे तो हम दाईं ओर भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जो दूरी मापेंगे वो हमेशा कहाँ से मापेंगे, आपतित किरण की दिशा में मापेंगे। मतलब जिधर से प्रकाश किरणें आएंगी उधरी से दूरी मापेंगे। ऐसा मान के चलते हैं कि हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं, सदैव बाईं ओर रखते हैं। तो वस्तु को हमने रख दी भैया बाईं ओर, ठीक है। तो पहला दूसरा पॉइंट क्या आ गया हमारा, वस्तु सदैव बाईं ओर रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। बहुत बढ़िया। वस्तु जब हम बाईं ओर रखेंगे तो एक चीज बताओ, यक्ष अक्ष की ये ऋणात्मक दिशा है, मतलब इधर की दूरी जो होगी वो क्या होगी बेटा, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और दाईं ओर की जो दूरी होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी, है ना, धनात्मक होगी। ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा है दायां, और ये वाला हिस्सा क्या है, तो आप बोलोगे सर ये वाला हिस्सा है बायां। तो बाएं वाले हिस्से की तरफ जो दूरी होती है ऋणात्मक होती है, दाएं की तरफ क्या होती है, धनात्मक। ऊपर की तरफ की जो दूरी होती है बेटा वो होती है धनात्मक। हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, और नहीं भी पढ़े हैं तो जान लीजिए। नीचे की तरफ में दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक, ठीक है। अब हम लोग यानी कि सभी दूरियों को कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। यानी ध्रुव के दाईं तरफ जितनी भी दूरी मापेंगे वो सब धन में होगी, ध्रुव के बाईं तरफ जितनी भी दूरी नापेंगे वो सब किस में होगी, ऋण में होगी। ध्रुव के ऊपर की तरफ जितनी दूरी नापेंगे धन में होगी, जितनी दूरी नीचे नापेंगे वो सब क्या होगा, ऋण में होगी। अब जरा सोच करके देखो, जो वस्तु है हमारी, वस्तु की दूरी को हम लोग किससे दिखाते हैं, यू से। किससे दिखाते हैं, यू से। तो यू कहाँ है, ध्रुव के बाईं ओर, यानी यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। इस वाले दर्पण के लिए भी और इस वाले दर्पण के लिए भी। सही बात है। अवतल दर्पण है ये, अवतल दर्पण का फोकस बाईं ओर होता है तो इसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। इस वाले का फोकस कहाँ होता है, दाईं तरफ होता है, तो दाईं तरफ की दूरी क्या हो जाती है, धनात्मक, है ना। वस्तु को हमने कहाँ रखा है, ऊपर की ओर, यानी वस्तु की लंबाई क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर आप छोटा छोटा आइडिया लगा सको तो
नीचे की तरफ में क्या बनता था, याद करो बेटा, नीचे की तरफ में बनते थे प्रतिबिंब, बनते थे 5 स्थितियों में। तो नीचे की तरफ लटकते हुए जो प्रतिबिंब होंगे, ये जो लंबाई होती थी ये प्रतिबिंब की लंबाई होती थी। और नीचे की तरफ है तो क्या दिखाती थी, ये दूरी कैसी होगी, माइनस में होगी। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। देखो अब ये चीज़ें मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखा लिखाया यहाँ पे दे दूंगा। मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी को हम ऋणात्मक लेते हैं। दाईं तरफ की दूरी को धनात्मक और बाईं तरफ की दूरी को क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। और दर्पण ध्रुव को हम क्या मान के चलते हैं, मूल बिंदु मान के चलते हैं। 0,0 समस्त दूरियां यहीं से नापते हैं। वस्तु को सदैव बाईं ओर रखते हैं, वस्तु को सदैव कहाँ रखते हैं, बाईं ओर। दाईं ओर रखने का फायदा नहीं है क्योंकि पेंट किया हुआ उसका प्रतिबिंब वैसे भी नहीं बनेगा, है ना। अब हम लोग एक एक करके अवतल और उत्तल के लिए चीज़ों को लिख लेते हैं। देखिए उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ बोर्ड पे दिखा दे रहे हैं हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो जो अब अगला हमारा टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो जो फोकस दूरी होती है ना, फोकस दूरी, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इनका डेरिवेशन भी होता है। कैसे होता है, फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, इसको कितना दिखाते हैं, 2 से दिखाते हैं, ठीक है। एफ बराबर आर बटे 2, या अगर हम लोग चाहें यहाँ से आर बराबर लिख सकते हैं 2F, है ना। 2 फार्मूले यहाँ से बन जाएंगे। इसका डेरिवेशन सर, इसका डेरिवेशन अपन 12th में करेंगे क्योंकि 10th क्लास में है नहीं, न बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा ना आपके काम का है डेरिवेशन, केवल फार्मूले से मतलब है बस, ठीक है। और दूसरा आता है दर्पण सूत्र। क्या आता है बेटा, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है, अगर देखो, अगर किसी वस्तु की दूरी दी हो, वस्तु की जो दूरी है वो दी हो, उसको किससे दिखाते हैं, U से। प्रतिबिंब की दूरी भी दी रखी हो अपने को, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, V से। और हमें मान लो फोकस दूरी दे रखी है, तो फोकस दूरी को हम बेटा दिखाते हैं F से। तो इनके बीच में रिलेशन होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये जो संबंध है ये किसको दिखाता है, इसे हम लोग UVF का संबंध भी कहते हैं। U, V, F के बीच में जो रिलेशन है या जो संबंध है वो यही है। अब बोलोगे सर कहाँ से आया, तो देखो बेटा अवतल के लिए और उत्तल के लिए दोनों के लिए इसके फार्मूले होते हैं, सिद्ध करवाया जाता है। यहाँ सिद्ध करवाने का कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि 10th क्लास में आपके बोर्ड में ये सिद्ध करवाने का प्रोसेस आता ही नहीं है। केवल फार्मूले आते हैं, फार्मूले से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो उतना ही हम लोग करेंगे जितना अपने बोर्ड परीक्षा के लिए ज़रूरी है ना। अपने को आइंस्टीन और न्यूटन बनने की आवश्यकता नहीं है। वो कहाँ बनेंगे हम लोग, जब 12वीं क्लास में ऑलरेडी इसका डेरिवेशन दे रखा है, तो हम लोग 12th क्लास की जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बाकायदा इनके डेरिवेशन पढ़ेंगे और इनका ऑपरेशन करके देखेंगे भैया ये आते कहाँ से। तो 2 छोटे छोटे टॉपिक थे, आप इनको लिख लीजिए बहुत बढ़िया से ध्यान से। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है हमारा आवर्धन, वो यहीं निपटा देते हैं। आवर्धन क्या है भैया, आवर्धन का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, किसी चीज़ को जूम करना, किसी चीज़ को क्या करना, जूम करना, बड़ा करना। तो आवर्धन क्या होता है, इसका छोटा सा परिभाषा है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आवर्धन कहते हैं। अर्थात आवर्धन, और इसे हम लोग किससे दिखाते हैं, यम से। तो आवर्धन यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई को दिखाते हैं आई से, आई मतलब इमेज, और वस्तु की लंबाई को किससे दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट यानी ओ से। और ये हमारा किसके बराबर होता है, -V/U के। एक छोटा सा फार्मूला ये आवर्धन का हमारे पास बचा रह गया। आवर्धन हमें ये बताता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। सिंपल सा, आवर्धन का मतलब क्या है, वस्तु से जो हमारा प्रतिबिंब है वो कितने गुना बड़ा है या कितने गुना छोटा है, ये हमें दिखाता है आवर्धन। फार्मूला क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन से संबंधित 2 छोटे छोटे चीज़ें और आती हैं, वो आपको बता देता हूँ मैं, है ना। बहुत बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं। तो देखो आवर्धन के लिए एक छोटा सा चार्ट मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो आवर्धन के लिए भैया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्धन के लिए जो अभी हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्धन के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आवर्धन का मान धनात्मक आएगा या आवर्धन का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा।
और जब आवर्धन का मान धनात्मक आएगा इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। और अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक आएगा मतलब इसका मतलब है प्रतिबिंब जो है हमारा वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। आप अभी से याद कर लो। कैसे पता चला सर आभासी और सीधा होगा, बताते हैं। देखो ये ऋण में कब आएगा, ये ऋण में तब आएगा जब यहाँ पे ऋण लगा हुआ है, ये तो हमें पता है, ठीक है, सरकारी ऋण है ये। यू वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी सबके लिए माइनस में होती है, मतलब यू में तो ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ये माइनस दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे तो v अपान यू बचेगा। और इस अगर हमें इसे माइनस में लेके आना है मतलब v को क्या होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा। तो आवर्धन का मान जब ऋणात्मक होगा तो हमें v का मान क्या रखना पड़ेगा, ऋण रखना पड़ेगा। ऋण में नहीं समझ पाए, देखिए एक तो सरकारी माइनस लगा हुआ है, एक u में सरकारी लगा होता है माइनस पक्का वाला। अगर हमें इसका आंसर ऋण में चाहिए तो हमें प्रतिबिंब की मतलब ये जो लंबाई है उसको किस में रखना पड़ेगा, ऋण में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ऋण खत्म हो जाएंगे। अगर v का मान भी ऋण में होता तभी आवर्धनवा का मान क्या आता, माइनस में आता। और v ऋण में कब होता है बेटा, आप बताओ। प्रतिबिंब की लंबाई ऋण में कब होती है, नीचे की तरफ कब होती है, जब प्रतिबिंब कैसा बना हो, उल्टा बना हो। क्योंकि जितने भी सीधे प्रतिबिंब बनते थे हम लोगों ने देखा था वो सारे के सारे सीधे प्रतिबिंब कहाँ बनते थे, ऊपर की तरफ बनते थे। जब प्रतिबिंब नीचे बनता था तभी v का मान ऋण होता था। और नीचे की तरफ बना मतलब उल्टा बना, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है। इसलिए आवर्धन का मान क्या होना पड़ेगा, ऋण होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। इसी तरीके धनात्मक होगा तो क्या होगा, आभासी और सीधा। अब आपसे पूछेगा कि अगर आवर्धन का मान 1 हो जाए तब क्या होगा, आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो जाए तब क्या होगा, और आवर्धन का मान 1 से छोटा हो जाए तब क्या होगा। भैया यहीं से चेक कर लो। आवर्धन का मान 1 कब होगा, जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, या ये दोनों के मान क्या हों, बराबर हों। दोनों ही क्या हों, बराबर होंगे तो उनको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, हमारा प्रतिबिंब किसके बराबर होना चाहिए, वस्तु के बराबर। अगर किसी वस्तु का आवर्धन कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब की लंबाई है और वस्तु की लंबाई है दोनों को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। आवर्धन का मान 1 कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जितना बड़ा बनेगा उतनी ही बड़ी वस्तु रखी है, या दूसरे शब्दों में कहें जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बना गया, ठीक है। अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो 1 से ज़्यादा कब आएगा, आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा कब आएगा, 1 से ज़्यादा तब आएगा जब नीचे वाला मान छोटा हो, ऊपर वाला मान बड़ा हो। उदाहरण के लिए समझिए, अगर हम एक भिन्न लिखते हैं 5/5 तो ये दोनों कट के 1 आ जाएगा। अगर हम मान 1 से ज़्यादा चाहते हैं तो हमें ऊपर की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ऊपर की वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, या ऊपर की वैल्यू हमें और बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम घटा दिए तब क्या होगा, मान लो 2/5 कर दिए तब क्या होगा बेटा, हमें पता है इस कंडीशन में 0.4 आएगा जो कि 1 से क्या है, छोटा है। यानी अगर हम आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा लाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब हमें बड़ा रखना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट का मान कितना रखना पड़ेगा, छोटा। यानी अगर आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, 1.4 आ रहा है, उस कंडीशन में प्रतिबिंब की लंबाई ज़्यादा होगी और वस्तु की लंबाई क्या होगी, कम होगी, है ना। क्लियर हुआ यहाँ तक। और अगर आवर्धन का मान 1 से कम रखना है, इसका मतलब आई का मान भी छोटा होगा, किससे, ओ से। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर 1 से छोटा आ गया आवर्धन का मान, जैसे 0.4 आ गया, तो इस कंडीशन में हम क्या समझ जाएंगे कि 1 से छोटा आया है मतलब वस्तु बड़ी होगी और प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। और धन में आया है, धन का मतलब क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा होगा। यहाँ से भी आइडिया लग गया, प्रतिबिंब छोटा है, छोटा प्रतिबिंब कब बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा वाली स्थिति में, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इनका मान निकाल सकते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे छोटा सा, देखो इस तरीके से पूछ लिया जाए तो उम्मीद है आप बता पाओगे। अगर आवर्धन का मान दे रखा है बबुआ 0.5 दे रखा है, प्लस में दे रखा है, और एक बार दे रखा है 1.5 माइनस में दे रखा है, ठीक भैया, बताओ क्या निष्कर्ष निकालोगे। आप बोलोगे सर धन देख करके समझ में आ रहा है कि आभासी सीधा होगा, 0.5 मतलब 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा बना होगा और वस्तु क्या होगी, बड़ी होगी। इस कंडीशन में ऋण देख करके समझ में आ रहा है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। और 1 से बड़ा मान आया है, 1 से बड़ा मान, ये मत समझ लेना कि माइनस का 1.5 1 से छोटा होता है ऋणात्मक संख्या। यहाँ जो ये ऋण वाला चिन्ह है ये केवल दिखाता है आवर्धन का लक्षण दिखाता है, ना कि आवर्धन का मान दिखाता है, ठीक है। इस वाले ऋण को अलग अलग हिस्से में देखना।
यहाँ हमें केवल संख्या से मतलब होगा बड़े छोटे से। गणित नहीं है कि गणित में हम लोग माइनस को फॉलो कर लें कि ऋणात्मक संख्या 1 से छोटी होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 1.5 रखोगे, और 1.5 क्या होता है 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़े वाले स्थिति में हमें पता है प्रतिबिंब बड़ा बना होगा, वस्तु कैसे बनी होगी, छोटी बनी होगी। उम्मीद है यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। एकदम बढ़िया से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया ताकि आप हर एक टॉपिक को बढ़िया से समझ पाएँ, और उतनी ही चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछी जाए। ना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किया गया है, ना फालतू कुछ भी चीज़ें की गई है। और उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में भी आया होगा बढ़िया से, अगर आप वीडियो को पूरा देखे होंगे तब। अगर नहीं देखे हैं तो पूरा लाइन बाय लाइन प्रकाशिक वाले चैप्टर का सीरीज बना हुआ है। इससे अगले चैप्टर में हम लोग सवाल वगैरह लगाएंगे कुछ, और उससे अगले चैप्टर में हम लोग अपवर्तन पढ़ लेंगे, फिर लेंस पढ़ लेंगे, और फिर हमारा ये पूरा का पूरा प्रकाशिकी वाला चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।